Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Arin Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी MCQs ऑन राइटिंग फॉर पब्लिकेशन। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताती जाऊं कि ये पोस्ट आर एन फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 है और पोस्ट आर एन फोर्थ सेमेस्टर के टोटल 4 यूनिट्स हैं इंग्लिश के, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इनकी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। पहले अगर आप उन वीडियोस को देख लें और आप स्लाइड्स को पढ़ लें तो आपके लिए MCQs को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन MCQs को आपने अच्छे से याद करना है और ये KMU के एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है या आप मेरे चैनल से या मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वाला फ़ायदा अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी दें और उनके साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब ये मेरी वीडियो ख़त्म होगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे MCQs बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। फर्स्ट MCQs है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में अपीयर एज अ सेक्शन ऑफ इन अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जो है फॉर्मल राइटिंग होती है ये, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, शो होती हैं, अपीयर्स होती हैं, एक्सेप्ट एक्नॉलेजमेंट, डिबेट, इंडेक्स और इंडाइसिस और एनालिसिस, ठीक है। डियर व्यूअर्स, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स और एनालिसिस ये सारी चीज़ें जो हैं ये एकेडमिक राइटिंग में एंटर होती, उसके अंदर ऐड होती हैं, लेकिन डिबेट्स जो है ये इसके अंदर ऐड नहीं होते। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यूज दैट आर इन द ओपोजिशन टू योर ओन शुड बी एड्रेस्ड। कि वो व्यूज या वो आइडियाज जो आपकी ओपोजिशन में हो, मतलब आपके मुखालिफ हों, ठीक है, उसको आप किस तरह हैंडल करेंगे, आप किस तरह एड्रेस करेंगे उसको, ठीक है। इन फुल सो दैट दे आर फुली डिस्पैच्ड एट द एंड ऑफ योर पेपर, कि आप अपने पेपर के एंड पे फुली उसको डिस्पैच कर देंगे, या रिस्पेक्टफुली एंड विद द रिस्पेक्टफुली एंड विद सम ब्रेविटी, कि उसको रिस्पेक्टिव वे में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिव वे में, और उसको ब्रेवली एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी अपोजिशन के खिलाफ जो है ये नहीं है कि वो हर पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उस ना उसको इतना लेंथी बनाएंगे या लिखेंगे ही नहीं, तो लिखेंगे सही है, रिस्पेक्टफुली वे में लिखेंगे कि ये हमारी राइटिंग के ओपोजिशन में कमेंट्स आए हैं और ये वो, तो उसे घबराना नहीं है, ठीक है। ब्रेवली आपने उन चीज़ों को मेंशन करना है। ये नहीं है कि हम इसमें लिखेंगे तो हमारी राइटिंग के साथ कोई इश्यू आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्टिव वे में अपनी राइटिंग के अंदर लिख देंगे। अगला MCQs है, व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। डियर व्यूअर, जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ये एक मेन स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो मेन हमारा पॉइंट होता है, जिस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं या जिस पे हमारा सारा फोकस होता है, ठीक है। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट, तो जो मेन पॉइंट की शॉर्ट सी स्टेटमेंट होती है जिसको हमने प्रूव या डिसप्रूव करना होता है, जैसे हाइपोथेसिस होता है उस टाइप की ये बात करें, उसको क्या कहते हैं, उसको थीसिस कहते हैं, ठीक है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्गूमेंट, अगर एक्सप्लेनेशन की बात है तो ये थीसिस स्टेटमेंट में थीसिस शॉर्ट होती है, ठीक है। हुक टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन, हुक जो होती है मतलब इंट्रोडक्शन जो होता है वो हुक होता है, ठीक है, या टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हुक होता है। हुक से मुराद यहाँ है कि मतलब वो बाकी सारे जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को वो करेगा, मतलब उसके साथ हैंग जिस तरह होता है ना, एक एग्जांपल दी हुई है हुक। रीस्टेटमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, के मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसकी स्टेटमेंट को अगर हम रीस्टेट करेंगे तो उसको थीसिस कहते हैं, नहीं उसको नहीं कहते। शॉर्ट स्टेटमेंट जिसमें मेन पॉइंट हमारे पास हमें सामने जिससे शो हो तो उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which section of an academic paper reiterates the paper claims and may suggest its further significance। ये मतलब कौन सा सेक्शन है एकेडमिक पेपर का, ठीक है, जो कि पेपर्स क्लेम को रिस्टेट करता है, ठीक है, और हमें सुजेस्ट करता है कि उसकी फर्दर सिग्निफिकेंस, उसकी फर्दर इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे सामने लेके आता है। तो रिजल्ट्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट है, लिटरेचर रिव्यू है, ये कंक्लूजन है। तो डियर व्यूअर्स ये कंक्लूजन है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टार्ट में लिखते हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो भी हमें श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। कंक्लूजन जो होते हैं ना वो फैक्ट होते हैं और मेन होते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। डियर व्यूअर्स, सेल्फ प्लेजरिज्म बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्लेजरिज्म क्या होता है। डियर व्यूअर्स, आपको ये अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हैं या फिर आप पब्लिकेशन के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको प्लेजरिज्म पता होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है, मैंने अपनी स्लाइड्स में भी बताया था कि जब हम किसी का भी वर्क जो है उसको उठा के हूबहू वैसे लिख देते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और खुद क्रेडिट ले लेते हैं, उसको क्रेडिट नहीं देते, उसका कोई जिक्र ही नहीं करते, कोई रेफरेंस उसकी नहीं देते, तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। और सेल्फ प्लेजरिज्म की जब बात होती है तो इसमें क्या होता है कि हम अपने ही काम को डिफरेंट जगहों पे मल्टीपल कॉपीज उसकी बना के इस्तेमाल, ठीक है।
अलाउइंग कोलीग्स एंड क्लासमेट टू यूज आइडियाज फ्रॉम वन ओन वर्क के अपने काम से कोलीग्स को आइडिया लेने का के लिए अलाउ करना, ये प्लेजरिज्म नहीं होती। रीयूजिंग वंस ओन वर्क अपने अपने ही काम को रीयूज करना, फॉर इंस्टेंस बाय सबमिटिंग द सेम पेपर टू टू क्लासेस के मतलब एक ही पेपर को दो क्लासेस में सेम क्लासेस में मतलब सेम पेपर को दो क्लासेस में वही पेपर को आगे आगे फॉरवर्ड करते जाना, कॉपी पेस्ट करते जाना, तो इसको सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। सेल्फ सेल्फ जब आ जाएगा तो हमें ऑन वर्क हमारा जो अपना काम है उसी को, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच इज विच इज स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर सेक्शंस ऑफ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग लिखते वक्त जो उसके सेक्शंस हैं उसका सही ऑर्डर क्या है। डियर व्यूअर्स, मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है सबसे पहले होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में हम छोटी सी समरी बना के सारा उसमें लिख देते हैं कि ये हमारे पेपर में होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम अपना मतलब उसकी बॉडी होती है, पैराग्राफ होता है, कंक्लूजन मतलब उसके सारी वो मेन पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लिखते हैं कि हमने ये क्यों टॉपिक सेलेक्ट किया, किस तरह सेलेक्ट किया, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, रिजल्ट्स निकालते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर कंक्लूजन करते हैं और एंड पे रेफरेंसेस लिख देते हैं कि ये हमने यहाँ से डाटा लिया। तो डियर व्यूअर्स, आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे हो या पब्लिकेशन कर रहे हो तो उसमें हमें 20% 15 to 20% हमें अलाउ होता है कि हम उसमें प्लेजरिज्म कर सकते हैं, मतलब किसी का डाटा हम ले सकते हैं विद रेफरेंस, ठीक है। लेकिन बाकी रिसर्च हमने खुद करनी होती है, बाकी सारा डाटा हमने खुद लिया, ठीक है। ये देखिए इंट्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट में लिखा है, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा स्टार्ट में आता है, ठीक है, और रेफरेंस हमेशा लास्ट में आती है। तो ये देखिए बाकी सब में किसी में भी इस तरह नहीं है। इसकी सीक्वेंस आपने अच्छे से याद करनी है। डैश राइटिंग इज राइटिंग प्रोड्यूस्ड बाय स्कॉलर्स और अदर स्कॉलर्स के, वो कौन सी राइटिंग होती है जो एक स्कॉलर दूसरे स्कॉलर के लिए बनाता है, तो उसको एकेडमिक राइटिंग। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, द मेजर स्टेप्स प्रोसीडिंग द सबमिशन ऑफ एन एकेडमिक असाइनमेंट आर प्री राइटिंग, राइटिंग एंड प्री राइटिंग होती है, और कौन सी होती है, वो कौन सा मेजर स्टेप है जो कि जब हम राइटिंग एकेडमिक असाइनमेंट को सबमिट करा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें हम कौन सा स्टेप जो है वो हमारे लिए मेजर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो है रिवाइजिंग, ठीक है। रिवाइजिंग, रीडिंग, प्री रीडिंग, एनालाइजिंग, ये सारे स्टेप्स तो हैं, लेकिन रिवाइजिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में रिवाइजिंग में हम उसको अपना जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। सब ये देखें ना, सबमिशन से पहले हम कौन सा स्टेप पूछ रहे हैं ना, सबमिट कराने से पहले हम उसको रिवाइज करते हैं ताकि हमें उसके अंदर जो गलतियां हैं, जो सारे एरर्स हैं, उसको हम ठीक कर सकें और उसके बाद हम उसको सबमिट करा सकें। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश इज अ वर्ड फ्रेज यूज्ड इन कंपैरिजन कंट्रास्ट ऐसे, जो कंपैरिजन करने के लिए और कंट्रास्ट ऐसे करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, तो वो वर्ड यूज होता है आज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने साथ नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूज ऑफ एक्टिव वर्ब्स टू क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन कैन बी यूज्ड इन, कि एक्टिव वर्ब्स किस में यूज होते हैं जिससे लास्टिंग, ताकि उसके इंप्रेशन जो है वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो एक्टिव वर्ब्स किस में यूज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम सारा कुछ डिस्क्राइब करते हैं मेन, और इसमें एक्टिव वर्ब यूज करते हैं। आपने इस एमसीक्यूज को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकेडमिक राइटर्स आर नॉर्मली रेफर टू एज, एकेडमिक राइटर्स को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यह भी आपने याद रखना है। टीचर्स नहीं कहते, प्रोफेसर्स नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको हम स्कॉलर्स कहते हैं जो एकेडमिक राइटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल्स इन सब्जेक्ट अंडर कम्युनिटीज इज, के कौन सा मोस्ट पॉपुलर मेथड है डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल्स का, ठीक है। तो वो एमएलए स्टाइल है, ठीक है। ये एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, यूजीसी और आईसी डबल एस आर, ये जो एमएलए एपीए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो एमएलए यूज़ होता है, और रिसर्च के लिए एपीए स्टाइल यूज़ होता है। एपीए स्टाइल्स के एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है डियर व्यूअर्स कि जो हम स्लाइड्स में पढ़ते हैं वही हमारे पेपर में है। ये स्लाइड्स हमें बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक आउटलाइन दी होती है, पेपर वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, और पेपर हमेशा इंग्लिश का अनएक्सपेक्टेड ही आता है। इसलिए आपने सिर्फ इन एमसीक्यूज पे नहीं रहना, आपको जहाँ से भी जो भी एमसीक्यूज मिलते हैं आपने उनको अच्छे से याद कर लेना है। उनका कोई पता नहीं है कि एमयू का पेपर कहाँ से आ जाए और क्या वो दे दें, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स को बस क्लियर करने की कोशिश किया करें। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, द मेन पर्पस ऑफ प्रपोजल राइटिंग इज टू डिमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू प्लान फॉर, कि जब प्रपोजल है वो हम किस लिए देते हैं, कि हम किस चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे होते हैं, हमारी एबिलिटी की, और हम क्या प्लान करना चाह रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन एक्शन, पास्ट एक्शन, केस एक्शन, तो फ्यूचर एक्शन। प्रपोजल में हम फ्यूचर एक्शन की परमिशन लेते हैं, वो हमारी एबिलिटी होती है, ठीक है। तो
डियर व्यूअर्स, इसमें हम जो है प्रपोज़ल जो लिखते हैं, ठीक है? प्रपोज़ल सबसे पहले हम कोई भी रिसर्च करने से पहले ना एक प्रपोज़ल राइटिंग करते हैं। प्रपोज़ल राइटिंग में हम ना अपने जो रिसर्च मतलब जिस जो हमारे गार्डियन गार्डियन होते हैं या जो हमारे सीनियर्स होते हैं, ठीक है? और जिनसे हम मतलब परमिशन लेते हैं इस चीज़ की कि हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये हम रिसर्च में ऐड करेंगे, ये इतने लोगों का ग्रुप होगा, ये वो पूरी हम स्कीम बना के एक शेड्यूल बना के हम उनको सेंड करते हैं, फिर प्रपोज़ल हमारा एक्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद हम रिसर्च अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़ाहिर है प्रपोज़ल शुरू में लिखते हैं और हम जो फ्यूचर में जो एक्शन करने होते हैं वो हम उनकी परमिशन उनसे लेते हैं और उसमें वो चीज़ मेंशन करते हैं, ठीक है? अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास डैश इज़ अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ वर्ड और फ्रेज़ कि किसी भी वर्ड या फ्रेज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ होता है, कौन-सा तरीका यूज़ होता है? डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, आर्गुमेंट या स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर है डेफिनेशन। किसी भी वर्ड को या फिर फ्रेज़ को करने के लिए हम उसको डिफाइन कर देते हैं तो उसका क्लियर वर्ड सामने आ जाता है। द मेन स्किल इन्वॉल्व्स इन केस स्टडी इज़ कि मेन स्किल क्या होती है केस स्टडी में? केस स्टडी है तो उसमें हम ज़ाहिर है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक केस होता है, उस पे स्टडी करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीडिंग नहीं करते, ऑर्गनाइज़ेशन नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, केस स्टडी में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। रिसर्चर स्कॉलर्स इन सोशल साइंसेज, ठीक है? सोशल साइंसेज में रिसर्चर और स्कॉलर जो यूज़ करते हैं, मैंने अभी बताया रिसर्च में कौन सा स्टाइल यूज़ होता है। यूजली फॉलो डैश फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, तो वो कौन सा एपीए स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है? रिसर्चर जो होते हैं, स्कॉलर जो होते हैं साइंस में, ठीक है? उसके बाद है देयर आर डैश मेजर स्टेप प्रोसीडिंग द सबमिशन ऑफ एन एकेडमिक असाइनमेंट। तो एकेडमिक असाइनमेंट को सबमिट कराने के लिए कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है? मेजर स्टेप्स जो हैं वो 3 हैं। प्लेजरिज्म इज एन ऑफेंसिव, रिव्यू नहीं होता। प्लेजरिज्म जो होता है ये किस्म की चोरी होती है, ठीक है? ये रिव्यू नहीं होता, ये एग्रीमेंट नहीं होता, ये राइटिंग नहीं होती, ये ऑफेंसिव है, ठीक नहीं है, ठीक है? द जनरी ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड के एकेडमिक राइटिंग की जनरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ इनमें से आती है? नोट्स नहीं आते, ऑब्जर्वेशन नहीं आती, फाइंडिंग नहीं आती, इसमें एसेज आते हैं। मैंने आपको स्लाइड्स में भी क्लियरली डिफाइन करके बताया हुआ था इसको जनरी को। जनरी का मतलब होता है स्टाइल्स, ठीक है? तो वो पब्लिकेशन के हमसे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमसे जनरी ऑफ एकेडमिक राइटिंग मतलब स्टाइल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग पूछी है, तो उसमें एसेज ऐड होते हैं, ठीक है? Dash is essential to bring into required logical ordering of your ideas कि अपने आइडियाज़ को लॉजिकल ऑर्डरिंग में लेके आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आउटलाइनिंग वो ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग होता है मतलब सबको वो रखना, जोड़ के रखना, तरतीब से रखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवाइजिंग, तो उसके लिए आउटलाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमें लॉजिकल ऑर्डरिंग में हमारे आइडियाज़ को लेके आती है। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास आर्टिकल्स पब्लिश इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड एज़ कि जो आर्टिकल्स मैगजीन्स में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, वेबसाइट्स पे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, एकेडमिक होते हैं, क्या होते हैं? तो डियर व्यूअर्स वो एकेडमिक नहीं होते, वो नॉन एकेडमिक होते हैं, ठीक है? जो मैगजीन्स वगैरह में यूज़ होते हैं। रिसर्च नहीं होती, थीसिस नहीं होती। रिसर्च तो आपको पता है कि एक टॉपिक पे हम रिसर्च करते हैं। थीसिस मैंने आपको बताया जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है? हमें मेन आइडिया के बारे में बताती है, तो ये एकेडमिक नहीं होते। जो मैगजीन्स में आगे ज़ाहिर है, न्यूज़पेपर्स में आगे, वेबसाइट पे आम हर बंदे को मिल रहे हैं, तो उसको हम एकेडमिक राइटिंग, नॉन एकेडमिक राइटिंग में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एकेडमिक राइटिंग जनरली रेफर्स टू ऑल द राइटिंग टास्क असाइंड टू स्टूडेंट फॉर द पर्पस स्टडी एट डैश लेवल। एकेडमिक राइटिंग जो होती है ये मतलब ये राइटिंग जो है ये किन लोगों को, किन स्टूडेंट्स पे टारगेट करती है कि किस पर्पस के लिए, किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होती है एकेडमिक राइटिंग? तो ये कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है? अगला एमसीक्यूज है हमारे पास द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज। एकेडमिक राइटिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। तो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास इन डैश डिस्क्रिप्शन राइटर्स शुड नॉट मेंशन हाउ इंटरेस्टिंग देयर ऑब्जर्वेशंस वर कि कौन सी डिस्क्रिप्शन में जो राइटर्स हैं वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन में कितने इंटरेस्टिंग हैं, तो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? सिर्फ वो बताते हैं वो इंटरेस्टिंग है, टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव में जब वो जाएँगे तो फिर वो डिटेल में जाएँगे कि हम ये वो इसमें उसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन किया है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन राइटिंग में वो मेंशन नहीं करते कि वो कैसे इंटरेस्टिंग है, बस वो बताते हैं वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन किस तरह है, कितने हैं, क्यों हैं, क्या वजह है, वो किसी डिटेल में नहीं जाते, तो ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है।
डियर व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी चैप्टर पे मैं और मज़ीद भी एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ-साथ मैं आपके साथ बाकी के जो यूनिट्स हैं उनके एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगी और इसके अलावा पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ और उनकी स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने सिर्फ इतना सा करना है मेरी फ़ेवर में, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मज़ीद गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। केएमयू से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो या केएमयू के पेपर से रिलेटेड आपको गाइडलाइन चाहिए तो मैं 24/7 आपके साथ अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।